नमस्कार और स्वागत है। महान खगोल शास्त्री कार्ल सागर ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हम तारों के समान से बने हैं। हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक तरीका है। ये विचार आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाता है। आज हम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं, क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स या शॉर्ट में कहें तो QMM। हमारी ये बातचीत क्वांटम स्मृति मैट्रिक्स ब्रह्मांड का रहस्य नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जो इस नए क्षेत्र के मुख्य आइडियाज़ को सामने रखता है। हमारा मिशन क्या है? देखिए, इस जटिल विचार को आसान भाषा में समझना, ये जानना कि ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो समझ है उसे कैसे बदल सकता है और ये ज़रूरी क्यों है। ख़ास तौर पर UPSC उम्मीदवारों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए और शायद प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं। और जाहिर है, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए या जो ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक नया नज़रिया है ही। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प विचार को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद मौजूदा भौतिकी की उस चुनौती से जिसके हल के लिए QMM जैसे नए विचारों की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल। देखिए, पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से हमारी भौतिकी की समझ दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकली है। एक है आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। ये गुरुत्वाकर्षण को स्पेस और टाइम के एक ताने बाने की तरह देखता है ना, जो बड़े स्केल पे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। ये छोटी दुनिया, मतलब परमाणु और कणों की दुनिया, उसे नियंत्रित करता है। हाँ, ये दोनों अपने अपने दायरे में बहुत सफल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम इन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, या ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, या फिर ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का क्या मामला है। इन सवालों पर ये दोनों सिद्धांत जब मिलाए जाते हैं तो विरोधाभास पैदा करते हैं। मतलब गणित ठीक नहीं बैठता। तो दशकों से वैज्ञानिक एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है जो इन दोनों को जोड़ सके, और इसी तलाश ने QMM जैसे नए आइडियाज को जन्म दिया है। अच्छा, तो इसी बैकग्राउंड में QMM आता है। तो फिर ये क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स, ये आखिर है क्या चीज़? इसका मतलब बेसिक आइडिया क्या है? देखिए, QMM का जो सबसे क्रांतिकारी प्रस्ताव है वो ये है कि असलियत, मतलब वास्तविकता का जो सबसे बुनियादी लेवल है, वो पदार्थ, ऊर्जा या स्पेस टाइम नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि सूचना है। इन्फॉर्मेशन। सूचना। इन्फॉर्मेशन। हाँ। ये सोचना ही अपने आप एक बड़ा शिफ्ट है। QMM के हिसाब से स्पेस टाइम, जिसे हम अक्सर एक स्मूथ कंटिन्यूअस चादर जैसा सोचते हैं, वैसा है नहीं, बल्कि वो असतत है, डिस्क्रीट है, यानी बहुत छोटी छोटी इंडिविजुअल कोशिकाओं या सेल्स से बना है। क्वांटम थ्योरी में भी ऐसे विचार हैं, पर QMM इसे एक कदम और आगे ले जाता है। स्पेस टाइम की कोशिकाएं और सूचना, ये मतलब काम कैसे करता है? ये सेल्स जानकारी को होल्ड कैसे करती हैं? हाँ, यहीं पर वो मेमोरी वाला हिस्सा आता है। QM कहता है कि स्पेस टाइम की हर एक सेल वो एक तरह की क्वांटम मेमोरी यूनिट है। तो जब भी कोई कण या कोई फोर्स फील्ड, जैसे गुरुत्वाकर्षण या लाइट वेव, किसी सेल से गुजरता है या इंटरैक्ट करता है, तो वो उस सेल की क्वांटम अवस्था में एक बहुत छोटा, लगभग ना के बराबर लेकिन परमानेंट निशान छोड़ जाता है। एक निशान? हाँ, एक क्वांटम इम्प्रिंट कह सकते हैं। हर घटना, चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना, स्पेस टाइम के उस हिस्से में दर्ज हो जाती है। इसका मतलब बहुत गहरा है। ब्रह्मांड सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, वो अपनी कहानी, अपना इतिहास लगातार अपनी ही फैब्रिक में लिख रहा है। ब्रह्मांड याद रख रहा है। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड याद रख रहा है। यहाँ ये आकर्षक है कि ये ब्रह्मांड को एक विशाल, लगातार अपडेट होने वाले मेमोरी बैंक की तरह देखने का नजरिया देता है। तो क्या ये नजरिया भौतिकी की कुछ बड़ी जो अनसुलझी पहेलियां हैं, उन पर भी कोई रोशनी डालता है? जैसे वो फेमस ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कई लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, पर क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये पैराडॉक्स है क्या और QMM इसे कैसे सुलझाने की बात करता है? जरूर। देखिए, ब्लैक होल सूचना विरोधाभास जो है, वो असल में जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच एक सीधा टकराव है। रिलेटिविटी कहती है कि एक बार कोई चीज और उसकी सारी जानकारी ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के पार चली गई तो वो हमेशा के लिए खो गई, ब्रह्मांड से कट गई, समझे। हाँ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है
कि सूचना कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती। वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। तो सवाल ये है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का होता क्या है? नष्ट हो जाती है या बची रहती है? बिल्कुल, यहीं पर QMM एक कह सकते हैं एलिगेंट सॉल्यूशन देता है। इसके अनुसार जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी जानकारी गायब नहीं होती, बल्कि जैसे ही वो पदार्थ इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है और उसमें गिरता है, उसकी क्वांटम जानकारी आसपास की जो स्पेस टाइम कोशिकाएं हैं उन पर इम्प्रिंट हो जाती है, छप जाती है एक तरह से। अच्छा, ब्लैक होल में गिरने से पहले ही? हाँ, और बाद में जब वो ब्लैक होल अरबों खरबों साल बाद धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वाष्पित होता है, खत्म होता है, तो वो जानकारी खोई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पहले ही स्पेस टाइम की मेमोरी में सुरक्षित दर्ज हो चुकी है। गणितीय रूप में ये जो छापने की प्रक्रिया है, इसे एक इम्प्रिंट ऑपरेटर से डिस्क्राइब किया गया है। ये एक नियम है जो बताता है कि जानकारी कैसे स्पेस टाइम में दर्ज होती है। और ख़ास बात यह है कि ये एक प्रतिवर्ती मतलब रिवर्सिबल प्रक्रिया है। इसका मतलब ये क्वांटम सिद्धांत के सूचना संरक्षण नियम को तोड़ता नहीं है। अच्छा, तो ये जानकारी ब्लैक होल के अंदर जाने के बजाय बाहर स्पेस टाइम में ही दर्ज हो जाती है। ये तो दिलचस्प है। पर क्या ये मेमोरी या इम्प्रिंटिंग वाला आइडिया सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल तक ही है, या फिर ये प्रकृति की जो दूसरी शक्तियां हैं उन पर भी लागू होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, शुरुआत में QMM का जो डेवलपमेंट हुआ वो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने के लिए ही हुआ था। लेकिन जो हालिया रिसर्च है उसने इस आइडिया को प्रकृति के दूसरी फंडामेंटल फोर्सेस तक भी बढ़ाया है। मॉडल्स दिखाते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर काम करती हैं, वो भी स्पेस टाइम सेल्स में अपने निशान छोड़ती हैं। और अभी हाल में ही एक रिसर्च पेपर जो अभी पीयर रिव्यू में है ने इस फ्रेमवर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व तक भी एक्सटेंड किया है। इसके हिसाब से एक सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी, जैसे दो चार्जेस के बीच का फील्ड, वो भी स्पेस टाइम कोशिकाओं की मेमोरी स्टेट को बदलता है। तो ये सिर्फ ग्रेविटी की कहानी नहीं रह जाती, ये शायद ब्रह्मांड की सभी फंडामेंटल इंटरैक्शंस की कहानी बन सकती है। अगर सारे बल स्पेस टाइम में निशान छोड़ रहे हैं तो फिर यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पेस टाइम का आकार, उसकी ज्योमेट्री, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कहाँ कितना मास और एनर्जी है, जैसा आइंस्टाइन ने बताया था। क्या सूचना खुद स्पेस टाइम को मोड़ सकती है? बिल्कुल, यही QMM के सबसे गहरे नतीजों में से एक है। ये एक नए प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है जिससे रिसर्चर्स ने ज्योमेट्री सूचना द्वैधता या ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन ड्युअलिटी कहा है। इसका मूल विचार ये है कि स्पेस टाइम का कर्वेचर, उसका मुड़ना, वो सिर्फ मास और एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से ही तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी प्रभावित होता है कि क्वांटम सूचना कैसे फैली हुई है, खासकर क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए। एंटेंगलमेंट, हाँ, वो रहस्यमयी जुड़ाव कणों के बीच। हाँ, क्वांटम दुनिया की वो अजीब घटना जहां दो या ज्यादा कण जुड़े होते हैं। एक को नापो तो दूसरे की स्थिति तुरंत बदल जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। QMM के मुताबिक इस तरह के जो नॉन लोकल मतलब दूरी से परे सूचनात्मक जुड़ाव हैं, वो भी स्पेस टाइम की बनावट पर असर डालते हैं। सूचना सिर्फ स्पेस टाइम में स्टोर नहीं होती, वो उसे आकार भी देती है। सूचना स्पेस टाइम को आकार देती है, ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला विचार है। अगर ऐसा है तो क्या ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्य, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इनकी व्याख्या करने में भी मदद कर सकता है? ये दोनों मिलकर तो ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं, पर हम जानते ही नहीं कि ये हैं क्या। हाँ, और यहीं पर QMM के दावे और भी ज्यादा रोमांचक हो जाते हैं। डार्क मैटर को ही लीजिए, वो अनदेखा पदार्थ जिसका गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सीज को एक साथ रखता है और उनके ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ घूमने को एक्सप्लेन करता है। एक हालिया स्टडी जो अभी पीयर रिव्यू में है, में पाया गया कि QMM जो ये क्वांटम इम्प्रिंट्स का सुझाव देता है, इनके समूह जब वो काफ़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के तहत बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसा डार्क मैटर से उम्मीद की जाती है, बिना किसी नए कण के। हाँ बिल्कुल, वे क्लस्टर बनाते हैं, गैलेक्सीज के घूमने की रफ्तार पर असर डालते हैं, और ये सब बिना किसी नए अनदेखे कण को माने हुए हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डार्क मैटर कोई रहस्यमयी चीज न होकर स्पेस टाइम में जमा हुई जानकारी का ही एक सामूहिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो। वाह! और कहानी यही खत्म नहीं होती। डार्क एनर्जी, वो रहस्यमयी ताकत जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है, उसे भी QMM के फ्रेमवर्क से समझाया जा सकता है।
एक और स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा कि क्या होता है जब स्पेस टाइम कोशिकाएं जानकारी से सैचुरेट हो जाती हैं, मतलब वो और नई आजाद जानकारी को ठीक से दर्ज नहीं कर सकती। जब मेमोरी फुल हो जाती है तब? हाँ, एक तरह से। उन्होंने पाया कि इस सैचुरेशन की हालत में ये कोशिकाएं स्पेस टाइम की एक किस्म की बची खुची ऊर्जा, रेजिड्यूअल एनर्जी, में योगदान करती हैं। गणितीय रूप से ये बची हुई ऊर्जा ठीक वैसे ही बर्ताव करती है जैसे आइंस्टीन के समीकरणों में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट या डार्क एनर्जी करती है। और सबसे जरूरी बात, इस ऊर्जा की जो अनुमानित वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड डार्क एनर्जी की वैल्यू से मेल खाती है। ये तो कमाल है। हाँ, ये परिणाम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं जो सूचना के स्टोरेज और उसकी सीमा से जुड़े हों? ये तो अविश्वसनीय है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों एक ही सूचना आधारित सिद्धांत से निकल सकते हैं। लेकिन आपने सैचुरेशन का जिक्र किया कि स्पेस टाइम कोशिकाएं जानकारी से भर सकती हैं। अगर स्पेस टाइम की मेमोरी लिमिटेड है तो क्या होता है जब ये पूरी तरह भर जाती है? क्या ब्रह्मांड बस रुक जाता है? ये एक और गहरा सवाल है जिसका QMM मॉडल सामना करता है। जो लेटेस्ट कॉस्मोलॉजिकल पेपर है, जो द जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स में छपने के लिए मंजूर हो चुका है, वो इस लिमिटेड मेमोरी के नतीजे के तौर पर एक चक्रीय ब्रह्मांड यानी साइक्लिक यूनिवर्स के विचार की ओर इशारा करता है। साइक्लिक यूनिवर्स मतलब बार बार बनने वाला? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा ब्रह्मांड जो बार बार जन्म लेता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फिर से जन्म लेता है। आइडिया यह है कि ब्रह्मांड के फैलाव और सिकुड़ने के हर साइकिल के दौरान स्पेस टाइम की मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी, जो डिसऑर्डर या स्टोर्ड जानकारी का एक माप है, वो जमा होती जाती है। जब स्पेस टाइम अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैपेसिटी या एंट्रोपी लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो सैचुरेट हो जाता है। और तब इस पॉइंट पे मॉडल के समीकरण दिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी, अनंत घनत्व वाले बिंदु में ढहने के बजाय एक बाउंस या उछाल का अनुभव करता है। वो जो जमा हुई एंट्रोपी है वही एक उलटफेर को ट्रिगर करती है, जिससे सिकुड़ना रुक जाता है और फैलाव का एक नया फेज शुरू होता है। ब्रह्मांड एसेंशियली रीसेट हो जाता है और एक नया साइकिल शुरू करता है, लेकिन पिछले साइकिल्स की मेमोरी या एंट्रोपी को साथ लेकर। एक चक्रीय ब्रह्मांड, बार बार जन्म लेना और मरना। तो इस मॉडल के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड ऐसे कितने चक्रों से गुजर चुका है और क्या ये हमेशा चलता रहेगा? इसकी उम्र के बारे में ये क्या कहता है? मॉडल की जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी तुलना जब ऑब्जर्वेशनल डेटा जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से की गई तो रिसर्चर्स कुछ अनुमान लगा पाए हैं। उनका अंदाजा है कि हमारा ब्रह्मांड शायद पहले ही फैलाव और सिकुड़ने के 3 या 4 पूरे चक्रों से गुजर चुका है। 3 या 4 बार? हाँ, और मॉडल ये भी बताता है कि शायद 10 से भी कम चक्र बचे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ब्रह्मांड की उम्र जो हम 13.8 अरब साल मानते हैं वो सिर्फ हमारे मौजूदा फैलाव के चक्र की उम्र है। अगर पिछले चक्रों को भी जोड़ें तो ब्रह्मांड की सच्ची सूचनात्मक आयु मतलब टोटल एज वो करीब 62 अरब साल हो सकती है। 62 अरब साल? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है हमारी समझ में। हाँ, बिल्कुल। और मॉडल ये भी भविष्यवाणी करता है कि जब बाकी बचे चक्कर पूरे हो जाएंगे तो स्पेस टाइम की सूचना क्षमता आखिर में पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगी। उस पॉइंट पर कोई और बाउंस मुमकिन नहीं होगा। उसके बजाय ब्रह्मांड धीमी गति से शायद हमेशा के लिए चलने वाले फैलाव के एक अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। 62 अरब साल, चक्रीय ब्रह्मांड, ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी और शायद थोड़ा काल्पनिक भी लगता है। ये सिद्धांत बहुत कुछ समझाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन क्या इसका कोई असल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हुआ है या ये अभी सिर्फ मैथ्स और अंदाजे ही हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है और QMM का एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये पूरी तरह थ्योरी तक ही सीमित नहीं है। इसके कुछ मुख्य विचारों को आज के क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करके लैब में टेस्ट किया जा चुका है। क्वांटम कंप्यूटर पर? कैसे? हाँ, इन एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स, जो क्वांटम जानकारी की बेसिक यूनिट्स हैं, उन्हें स्पेस टाइम की छोटी कोशिकाओं का एक एनालॉग मतलब मिलता-जुलता रूप माना। उन्होंने QMM समीकरणों पर आधारित इम्प्रिंट और रिट्रीवल प्रोटोकॉल बनाए, यानी उन्होंने क्यूबिट्स में खास क्वांटम स्टेट्स जानकारी को इम्प्रिंट किया और फिर बाद में उस जानकारी को वापस रिट्रीव करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे QMM सिद्धांत कहता है कि स्पेस टाइम सेल्स जानकारी स्टोर और रिट्रीव करती हैं। और नतीजे काफी अच्छे रहे।
वो ओरिजिनल क्वांटम स्टेट्स को 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिकवर करने में कामयाब रहे। 90% से ज्यादा सटीकता। तो इन क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन का क्या मतलब है? ये क्या साबित करते हैं और क्या इनसे कोई प्रैक्टिकल फायदा भी हो सकता है? इन टेस्ट के दो मुख्य मतलब हैं। पहला, ये दिखाता है कि गणितीय रूप से जो इम्प्रिंट ऑपरेटर डिफाइन किया गया है वो सिर्फ एक कागजी आइडिया नहीं है, बल्कि ये असली क्वांटम सिस्टम पर काम करता है। ये सिद्धांत को एक एक्सपेरिमेंटल बेस देता है, भले ही ये सिमुलेशन हो। दूसरा, और शायद ज्यादा हैरानी की बात, इसके तुरंत प्रैक्टिकल फायदे भी हो सकते हैं। अच्छा। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने पाया कि जब उन्होंने इस QMM आधारित इम्प्रिंटिंग तकनीक को पारंपरिक क्वांटम एरर करेक्शन कोड्स के साथ मिलाया, तो वे क्वांटम कंप्यूटरों में होने वाली लॉजिकल एरर्स को काफी कम कर पाए। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनमें गलतियां होने का खतरा रहता है, तो एरर करेक्शन उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा लगता है कि QMM ना सिर्फ हमें ब्रह्मांड के रहस्य समझने में मदद कर सकता है, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर बनाने में भी योगदान दे सकता है। ये फंडामेंटल फिजिक्स और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के बीच एक रोमांचक कड़ी है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सारे आइडियाज को एक साथ रखें, सूचना का फंडामेंटल होना, स्पेस टाइम की मेमोरी, ब्लैक होल का हल, डार्क मैटर एनर्जी की व्याख्या, चक्रीय ब्रह्मांड और अब क्वांटम कंप्यूटर पर टेस्ट, तो QMM हमें ब्रह्मांड की कैसी तस्वीर दे रहा है? सीधे शब्दों में कहें तो QMM ब्रह्मांड को एक नए और मौलिक रूप में दिखाता है। ये सिर्फ ज्यामिति और ऊर्जा का एक स्टेज नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव, सीखने वाला सिस्टम है, एक विशाल कॉस्मिक मेमोरी बैंक और एक तरह का नेचुरल क्वांटम कंप्यूटर। हर घटना, हर बल, हर कण स्पेस टाइम के ताने बाने में एक स्थायी छाप छोड़ रहा है, और ये सारी छापें मिलकर ही ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विकास को आकार दे रही हैं। ये नजरिया भौतिकी की कुछ सबसे गहरी और अलग-थलग पहेलियों को एक सिंगल फ्रेमवर्क में जोड़ने की कोशिश करता है। ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स से लेकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तक, ब्रह्मांड के चक्रों से लेकर समय की दिशा तक, क्योंकि मेमोरी अतीत से भविष्य की ओर बढ़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये इसे इस तरह से करता है जिसके कम से कम कुछ हिस्सों को लैब में सिमुलेट और टेस्ट किया जा सकता है, जो इसे सिर्फ फिलोसॉफिकल बातों से अलग करता है। ये वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। बिल्कुल। QMM एक बहुत ही लुभावना विकल्प पेश करता है। चाहे ये सिद्धांत आखिर में ब्रह्मांड की पूरी कहानी साबित हो या ना हो, या सिर्फ सही दिशा में एक जरूरी कदम हो, ये हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया और शक्तिशाली लेंस देता है, सूचना का लेंस। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड शायद सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का कलेक्शन ना हो, ये मेमोरी भी हो सकता है। इसका वजूद इसके इतिहास में लिखा हुआ है। और यही हमें आज की चर्चा के आखिरी विचार पर लाता है, एक विचार जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर ब्रह्मांड वाकई एक मेमोरी बैंक है, अगर स्पेस टाइम हर गुजरते पल को याद रखता है, तो क्या ये मुमकिन है कि उस कॉस्मिक मेमोरी में ब्रह्मांड के इतिहास का हर लम्हा, हर घटना, हर वो विचार जो कभी अस्तित्व में था, वो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी एनकोडेड रूप में मौजूद हो? जरा सोचिए इस पर कि हमारा अतीत, हमारा साझा इतिहास सचमुच स्पेस टाइम के फैब्रिक में क्वांटम लेवल पर लिखा हुआ हो सकता है। इस गहरी चर्चा पर आप सबके क्या विचार हैं? क्या लगता है ब्रह्मांड एक विशाल मेमोरी सिस्टम हो सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के ऐसे सेशंस मिस ना करें। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हों या बस ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हो। सुनने के लिए धन्यवाद।